और आपको उन छोटे-छोटे मॉड्यूल्स और पैकेज की प्रिपरेशन करवा दी जाती है। तो ये सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि छोटे-छोटे स्टेप्स में हमने एक लंबे या बड़े सिलेबस को डिवाइड कर दिया और उसके थ्रू आपकी पूरे जो मेन एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करवा दी। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि आप टेस्ट देने से पहले जब भी आपका नोटिस बोर्ड पर टेस्ट का नोटिस लगता है तो आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जिस टॉपिक का टेस्ट होता है उस टॉपिक को टेस्ट से पहले कैसे आपको प्रिपेयर करवाना है, कैसे आप उसको प्रिपेयर करें, ये आप टेस्ट की प्रिपरेशन से पहले सीख जाते हैं कि आपका वो टॉपिक प्रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ। तो टेस्ट का एक सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी जिस टॉपिक का आप टेस्ट देने जाने वाले हैं उस टॉपिक को टेस्ट से पहले पूरी तरीके से अच्छे तरीके से तैयार करवा दें। अब कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाती है और कई बार टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं हो पाती। तो टेस्ट की प्रिपरेशन में जो भी आपको कमियां लगी, जो भी आपको वीकनेस लगी, आप उस कमजोरियों को, उन कमियों को पहले से समझ जाते हैं कि टेस्ट की प्रिपरेशन में ये कमियां होती हैं। ये बस मुझे कि सिर्फ टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट से पहले का टाइम और टेस्ट से बाद का टाइम और टेस्ट का टाइम, ये तीनों टाइप के टाइम इंपॉर्टेंट है। आप तीनों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो टेस्ट से पहले टेस्ट का मेन टारगेट होता है कि आपका वो टॉपिक, वो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप उसको बिल्कुल प्रिपेयर करते हैं, सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, जो भी टेस्ट है। और उस प्रिपरेशन में जब आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रिपरेशन में किस टाइप की आपको कमजोरियां आपने अंदर देखी, आपने क्या-क्या कमियां महसूस की, वो सभी कमियों को आप टेस्ट से पहले ही जान जाते हैं। फिर नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप उन कमियों को रिपीट नहीं करते, उनको रेक्टिफाई नहीं कर लेते। तो ये टेस्ट का एक मेन टारगेट होता है कि टारगेट एग्जामिनेशन की टेस्ट से पूर्व आप उस चैप्टर को तैयार कर लेते। फिर एक नेक्स्ट जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो टेस्ट का एक मेन टारगेट होता है कि जो एग्जाम जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है और कंसेप्चुअल डेप्थ कितनी आती है, ये सारी बातें जो आपको पहले बताइए। इस पूरे पैटर्न को आप उस टेस्ट के थ्रू अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो एक टारगेट है, टारगेट एग्जामिनेशन के AIPMT और MPPMT इन सब के पैटर्न को जानना। नेक्स्ट, टारगेट एग्जामिनेशन में प्रश्नों की डेप्थ को समझना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कितना डेप्थ के क्वेश्चंस आपके टारगेट एग्जामिनेशन में आएंगे, इन सभी बातों को आप इस टेस्ट के समझते हैं। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन की डेप्थ पता नहीं चलेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, अगर ये नहीं समझ पाओगे तो आप की प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। इसलिए ये टेस्ट लिए जाए। तो प्रैक्टिस की तैयारी, इसको आप अच्छी तरीके से समझें कि प्रैक्टिस की तैयारी में किसी भी तरह की कमी को समझना। प्रैक्टिस मतलब जो प्रैक्टिस, जैसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी स्टोरी को आप याद कर रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करने में इस तरह की कमियां हैं कि और कौन-कौन सी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारा कौन सा पार्ट वीक है, उस कमजोरी को पहचान कर आप उसको दूर कर सकें, ये एक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर एक बात और, कंसेप्ट का सही एप्लीकेशन समझना। कंसेप्ट, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप खुद समझ जाओगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये एक चैप्टर है और उसमें 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड। अगर आप इन तीनों लॉज को पढ़ने जाएंगे तो आपको पढ़ने में बड़े सिंपल से लगेगी, बहुत मजेदार लगेगी और नो डाउट आप समझ भी जाएंगे कि हाँ इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। और जैसा कि AR सर ने आपको बताया कि NLM के इन तीनों कंसेप्ट का यूज लगभग पूरी फिजिक्स में होता है। कहीं ना कहीं आपको फोर्स लगता हुआ दिखेगा, आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट लगते हुए दिखाई देंगे। तो इन 3 लॉज को समझने के बाद आपको कैसे प्रॉब्लम में अप्लाई करना है, क्योंकि इन्हीं 3 रूल्स पर आपको बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कई बार हमें रूल्स पता होते हैं, नहीं सब कुछ पता है, उसके बाद भी हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा और किसी टीचर से आप पूछते हैं तो जो बातें आपको पता है उन्हीं बातों से वो टीचर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। किसी फ्रेंड से पूछते हैं, मान लीजिए उसने भी सॉल्व कर दिया उन्हीं सब कंसेप्ट से जो आपको पता है। तो कंसेप्ट जानना ही इंपॉर्टेंट है।
उस कंसेप्ट को किस तरीके से प्रॉब्लम में अप्लाई करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को उन कंसेप्ट की हेल्प से सॉल्व करना है, ये सभी बातें भी हमें टेस्ट के थ्रू भी पता चलती है। जो क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको कंसेप्ट के एप्लीकेशन से समझ में आते हैं, कंसेप्ट के एप्लीकेशन पूरा समझ में आता है। नेक्स्ट, फिर टॉपिक पेपर में होने वाली सिली मिस्टेक्स को समझकर फाइनल एग्जामिनेशन में उनसे बचना। जो सिली मिस्टेक्स करते हैं, इसमें कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है। सिली मिस्टेक मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 20 दी था, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको 2 लिख दिया या 3 लिख दिया। तो कई बार मेंटल अलर्टनेस की वजह से या ना होने की वजह से आप इस टाइप की कैलकुलेशन में गलतियां कर देते, कुछ नंबर्स लिखने में गलतियां कर देते, और भी इस टाइप की बहुत छोटी-छोटी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो कौन-कौन सी वो मिस्टेक्स हैं, आप उन सिली मिस्टेक्स को टेस्ट के दौरान समझते हैं और नेक्स्ट एग्जाम में उनसे आप बचते हैं। फिर नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो क्वेश्चंस, एक बात आप यहाँ पर समझ लीजिए कि किसी भी एग्जाम को सेलेक्ट करने का टाइम लिमिटेड होता है। 2 घंटे का टाइम, 3.5 घंटे का टाइम, लिमिटेड टाइम होता है। ऐसा नहीं कि 6 घंटे तक आपको टेस्ट देना है। और अगर आपको लिमिटेड टाइम में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसके लिए नॉलेज के साथ साथ आपकी स्पीड, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको सब कुछ आता है पर एक टाइम लिमिट के अंदर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो फिर आपका जो आता हुआ नॉलेज बेकार चला जाता है। तो नॉलेज के साथ साथ आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्पीड है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि एक लिमिट के अंदर, एक टाइम लिमिट के अंदर आप पेपर को सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। तो जो टेस्ट होता है कि हमें किस तरीके से कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिसमें आपका टाइम कम लगेगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी करेंगे। तो और फिर बाद में जो क्वेश्चन आपसे नहीं आए या ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं अभी नहीं आ रहा है, कुछ देर के बाद सॉल्व करूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा पर ये आ जाएगा मुझसे, तो उन क्वेश्चंस को आप बाद में सॉल्व करें। तो इन सभी बातों को आप इस टेस्ट के थ्रू ही समझते हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट, इस 8 पॉइंट का मतलब है कि आप टेस्ट के थ्रू क्या समझते हैं, टाइम मैनेजमेंट, राइट। टाइम मैनेजमेंट इसके कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। उसके बाद 9 एग्जामिनेशन टेम्परामेंट स्ट्रांग बनाना। अब टेम्परामेंट मतलब क्या है, एक कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं शॉर्ट टेम्पर होते हैं कि पहला क्वेश्चन उन्हें दिख गया जो नहीं आता, तो उनका पूरा जो टेम्परामेंट है वो डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, डरने लगते हैं, हाथ पैर हिलने लगते हैं। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखकर या एग्जाम का पहला क्वेश्चन देखकर जो आपका टेम्परामेंट डाउन होता है, उससे आपका पूरा पेपर हो सकता है कि उसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल हो, उसके नेक्स्ट पेज में आने वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जो आपसे बन सकते हैं, पर आपने पहले ही अपना टेम्परामेंट डाउन कर लिया और उसकी वजह से आपको आगे आने वाले क्वेश्चन नहीं बन पाए, आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो इस एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैं अपनी तरफ से आपको बोलना चाहूंगा कि कभी भी पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन या पहले 5 क्वेश्चंस को देखकर डिसाइड ना करें कि पेपर टफ है या इजी है। जैसा कि टीवी सर ने आपको बताया था कि पहले से डिसाइड ना करें, आपको ये बोले ही ना कि पेपर टफ है या इजी है। आप अपने टेम्परामेंट को पूरे 2 घंटे 3 घंटे जितने भी टाइम का आपका एग्जामिनेशन है उस तक बिल्कुल मेंटेन करें, स्ट्रॉन्ग बनाए, और यही टेम्परामेंट आपको सेलेक्ट करवाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। तो टेस्ट के थ्रू आप अपने एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप खुद जानें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि टेस्ट का भी टारगेट है कि आपके अंदर की जो कमियां हैं वो आपके सामने आ जाती है टेस्ट रिपोर्ट के फॉर्म में। तो उन कमियों से आप में अगर टेम्परामेंट वाली कोई कमी दिखती है कि आपका टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप नेक्स्ट टाइम इस टेम्परामेंट पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि नहीं अब मैं डर रहा हूं, नहीं तुम्हें डरना नहीं, इस टाइप से आप अपना टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग करें। नो डाउट अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना, टेस्ट अगर आपका अच्छा जाता है, आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करके टेस्ट देते हैं, तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते हैं।
आप जानते होंगे कि कॉन्फिडेंस से आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब नॉलेज है, सब कुछ है, पर किसी स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं तो वो कभी भी 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस ही नहीं कि ये सही है कि गलत, कहीं तीसरा तो नहीं। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस होना है। अगर आप ऐसा टीचर ने बताया तुक्का मार रहे हैं तो उसमें भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं ये मेरा जो तुक्का है वो इंटेलिजेंट तुक्का है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि सही हो। तो जो टेस्ट है, अगर आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है तो नो डाउट आपका इस टेस्ट के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो कॉन्फिडेंस आपकी आगे आने वाली प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, राइट। उसके बाद लास्ट में टेस्ट रिजल्ट आ जाने के बाद आपका एनालिसिस लगता है। आपने देखा होगा इस बोर्ड पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 50, 100 कहां पर आप खड़े हैं, पूरे 200 स्टूडेंट में आप कहां स्टैंड करते हैं, उस पूरा एनालिसिस आपका इस रैंक एनालिसिस में दिख जाता है। और उस रैंक एनालिसिस में आप अपनी पोजीशन को समझ पाते हैं कि मैं कहां हूं, मैं क्लास में कौन सी पोजीशन पे हूं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप जीटी के टेस्ट दीजिए, बल्कि आप और डिफरेंट टेस्ट सीरीज के द्वारा भी अपने पोजीशन को, अपनी ऑल इंडिया लेवल वाली पोजीशन को समझ सकते हैं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं ऑल ओवर, क्योंकि फाइनली आपको कंपीट तो उन लोगों से करना है, सभी से करना है, राइट। तो इसलिए ऐसी कोई मनाही नहीं कि आप दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आप बिल्कुल एलएच जैसे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और उससे जो भी रैंक एनालिसिस होता है उसमें अपनी पोजीशन को समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीटी के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो नो डाउट आप कहीं का भी किसी का भी टेस्ट देंगे उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि जो आप यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करके कीजिए, अपनी रैंक इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। एक बात और, इस रैंक एनालिसिस का ये मतलब नहीं निकालना है कि मैं इस बार 100 पोजीशन पर हूं, नेक्स्ट टाइम मैं टॉप कर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करनी अपने आप से। आप सिर्फ रैंक एनालिसिस और परसेंटेज के थ्रू अपनी पोजीशन समझिए कि मैं यहां स्टैंड कर रहा हूं और उसको मानिए कि हाँ मेरा लेवल इतना ही है, अभी मैं मेरी जो प्रिपरेशन है वो इतनी ही है। अगर किसी के टेस्ट में 10% भी आते हैं तो वो ये मानकर चले कि हाँ मेरी प्रिपरेशन इतनी ही है, मुझे यहीं से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि पहली छलांग में आप बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएंगे 100 से सीधे 1। आप सिर्फ ये सोचे कि आज मेरा 10% स्कोर आ रहा है, नेक्स्ट टाइम मुझे 10% से ज्यादा लेकर आना है, जितना ज्यादा लेकर आ सकूं लेकर आना है। आप अपने आप से कंपीट करें। आप अपने आप से अगर कंपीट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सबसे कंपटीशन होता चला जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सिर्फ जिस पोजीशन पर हैं, मैं कह रहा हूं कि किसी के 10% आ रहे हैं वो 10% से स्टार्ट करें, जिसके 20% आ रहे हैं वो 20 से, जिसके 50 आ रहे हैं वो 50 से स्टार्ट। और फाइनली साल के एंड में आप एक कट ऑफ लेवल को क्लियर करने तक अपनी प्रिपरेशन करिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल देखते रहेंगे कि वो टॉप कर रहा है, मुझे टॉप, बिल्कुल सोचिए। पर मैं कह रहा हूं कि अपनी करंट पोजीशन को आप ठीक करने की सबसे पहले कोशिश करें, उसके बाद फिर किसी दूसरे की कि हाँ हम मुझे टॉप करें। एक और बात जो इसमें नहीं बताई गई कि टेस्ट से पहले आपको क्या क्या करना है, टेस्ट के टाइम पर टेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो हमारा टारगेट होता है आपका टेस्ट लेने का वो क्या होते हैं, और टेस्ट के बाद आपको क्या करना है। टेस्ट के बाद जो पेपर आपको मिलता है उस पेपर के आंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। उन आंसर्स को देखिए कि उनमें कहां पर कौन-कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो गए। एक बार घर जाकर जो 4 घंटे की बात कही थी कि आपको एनालिसिस करना है, तो एक बार घर जाकर 4 घंटे या 2 घंटे का जो भी टाइम आपको जैसा कि प्रोडक्टिविटी और उस चार्ट में बताया गया था, एनालिसिस वाले चार्ट में बताया गया था कि 4 घंटे आपको किसी टेस्ट के एनालिसिस में देना है। तो उस 4 घंटे एनालिसिस करने का तरीका ये है कि जो भी आपने टेस्ट में गलतियां की या जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आए, आप उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें और उनके कंसेप्ट को, उनमें होने वाली गलतियों को याद रखें और नेक्स्ट टाइम जब भी आप टेस्ट दें तो उस टाइप की गलतियां होने से बचाएं। मतलब यही कह रहा हूं
कि हमेशा इंप्रूवमेंट की साइड आपको जाना है। कभी भी ऐसा नहीं कि आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है उसको कांस्टेंट बना लिया आपने, हमेशा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अपने आप में इंप्रूवमेंट करते रहें, अपने आप में चेंजेस लाते रहें, आप ऑटोमेटिकली ऊपर उठते जाएंगे, आपकी पोजीशन, आपकी रैंक बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो बस इतना ये है। अब इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा और इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे तो ये आपकी एक बेहतर प्लानिंग हो सकती है। आप एक सही ट्रैक पर आ सकते हैं, आप जीत सकते हैं।